ओके, सुनिए। ये जो पूरा चैप्टर है इसके अंदर 5 इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। इंड एस 110 जो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, विच इज कंसोलिडेशन ऑफ अ सब्सिडरी। मतलब एक्चुअल में इसी इंड एस का नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम लोग सब्सिडरी को कंसोलिडेट करना सीखेंगे। उसके बाद एक इंड एस पढ़ेंगे, इंड एस 28। इसमें हम लोग एसोसिएट्स को कंसोलिडेट करना सीखेंगे और जॉइंट वेंचर का भी कंसोलिडेशन इसी इंड एस के थ्रू से होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक इंड एस 111 जो कि जॉइंट वेंचर्स के लिए स्पेसिफिक इंड एस है, जिसमें यह बात लिखा हुआ है कि जेवी का कंसोलिडेशन आप इंड एस 28 के हिसाब से इक्विटी मेथड से करो, और कुछ और स्पेशल बातें भी लिखी हुई है। उसके बाद आप पढ़ोगे इंड एस 27 जो सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का बात करेगा। सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ समबडी, जिसके पास सब्सिडरी हो, जेवी हो, एसोसिएट हो, उनके सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेगा। ऐसे तो आप बोलेंगे सर सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट तो इतना दिन से पढ़ ही रहे हम लोग, बैलेंस शीट P&L बनाना, तो ये अलग से क्या पढ़ाएगा? ये कुछ नहीं पढ़ाएगा। ये खाली इतना ही बोलेगा कि अगर किसी एंटिटी के पास होल्डिंग का इन्वेस्टमेंट है, सब्सिडरी का है, जेवी का है, तो उस इन्वेस्टमेंट को अपने स्टैंडअलोन बैलेंस शीट में कैसे लिखेगा। बिकॉज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कैसे लिखेगा वो तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे। ये बताएगा सेपरेट फिनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे लिखेगा। उसके बाद एक इंड एस है, इंड एस 112 जो डिस्क्लोजर्स का इंड एस है। ये आप लोगों को खुद पढ़ना पड़ता है, खाली रीडिंग है, उसमें कुछ खास बात नहीं है। तो ये 5 इंड एस को करने के लिए हम लोगों को कम से कम, मेरे को लगता है 14 to 15 क्लासेस चाहिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कंपल्सरीली आप मान के चलो 14 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, प्लस आप मान के चलो 1-2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स 6 मार्क्स का मिला करके इसमें से आ जाता है। एक आप 14 मार्क्स का मान के चलो। ओके, सबसे पहले हम लोग इंड एस 110 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप अपनी कॉपी में यहां लिखे तो आप उसके नीचे में लिख दो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला 3-4 मिनट 10 मिनट जो भी हम बोलेंगे वो ऑलरेडी हम इंड एस 103 कराते वक्त बोल चुके थे। ठीक है, सुनिए क्या कवर करेंगे इस इंड एस 110 में, स्कोप क्या इस इंड एस का। तो द आंसर इज दिस इंड एस विल टीच अस हाउ टू कंसोलिडेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरीज विथ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द पेरेंट। अगर पेरेंट किसी भी दूसरी एंटिटी पे कंट्रोल अक्वायर कर लेता है तो पेरेंट को सब्सिडरी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंसोलिडेट करना पड़ता है। वो कंसोलिडेशन का सारा बिगिनिंग टू द एंड इंड एस 110 हम लोगों को पढ़ाएगा। ये पढ़ लेने के बाद मैंने अगले 6-7 क्लास 8 क्लास के बाद आपको सब्सिडरी का कंसोलिडेशन अच्छे से आने लग जाएगा। 1, 2 सर कंट्रोल किसको बोलते हैं? तो अपन लोग जानते हैं कि कंट्रोल मोर देन 50% का अगर वोटिंग राइट का कंट्रोल या तो आपके पास या आपके सब्सिडरी के पास किसी भी एंटिटी का है, इधर डायरेक्टली यू होल्ड मोर देन 50% ऑफ वोटिंग राइट और योर सब्सिडरी इज होल्डिंग मोर देन 50% वोटिंग राइट ऑफ एनी अदर एंटिटी, आप उस सामने वाली एंटिटी को बोलेंगे दैट एंटिटी इज कंट्रोल्ड बाय अस। मीन्स या तो ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड का मोर देन 50% स्टेक रहे, या फिर ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड का मोर देन 50% स्टेक है और बी के पास सी लिमिटेड का मोर देन 50% स्टेक है, तो भी आप बोलेंगे यस ए लिमिटेड कंट्रोल्स सी लिमिटेड, बिकॉज ए लिमिटेड कंट्रोल्स बी लिमिटेड, तो यहीं से पता चल गया था। यहां पे भी आप बोलेंगे यस कोई बात नहीं, भले सी लिमिटेड बी का सब्सिडरी है, बट क्योंकि बी
ए का सब्सिडरी है तो ए ना सिर्फ बी को कंट्रोल करता है बल्कि सी को भी कंट्रोल करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा तुरंत, क्या बोलो तो, कि सर बी भी तो सी को कंट्रोल करता है ना? बिल्कुल करता है। तो सर बी को भी तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहिए ना? बिल्कुल बनाना चाहिए, बनाएगा। बी भी बनाएगा और ए भी बनाएगा। बी सी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट करके बीसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, ग्रुप इज बीसी, और ए बीसी को मिलाकर के अपने अंदर ए बीसी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। हां, इसमें कई बार बी एग्जेम्पशन क्लेम कर लेता है, और बी एग्जेम्पशन कैसे क्लेम करता है, क्या उसका कंडीशन है, हम लोग वो पढ़ के ही कंसोलिडेशन प्रोसीजर में आगे जाएंगे। ओके, बिफोर दैट कंट्रोल का डेफिनेशन क्या है? मैं आपको इंड एस 103 में 3 पैराग्राफ बोला था, अगर आपको याद है तो, और ये कंट्रोल का डेफिनेशन इंड एस 110 में आप अपने बुक पे देखो, पैराग्राफ नंबर 2 में बोलते हैं कि कंट्रोल रिलेशनशिप तभी आता है जब आपकी रिलेशनशिप में 3 चीजें हों। ये सब थ्योरी क्वेश्चंस के लिए, जब आप रीडिंग करोगे ना बुक को, उसके लिए। अच्छा, अब इधर में इंड एस 103 का क्वेश्चन आंसर रीड कर लिए तो, थ्योरी वाला नहीं किए हो तो अभी करो उसको, 40-50 क्वेश्चन है, सबको रीड करो बैठ करके। वो जल्दी रीड कर लो, नहीं तो फिर इसको रीडिंग करने का टाइम आ जाएगा। आज हम इसको भी कुछ एग्जांपल देंगे रीड करने के लिए आपको, क्योंकि हम लोग ही खुद ही 50-60 क्वेश्चन बनाएंगे कम से कम। देख तो बुक में कितना क्वेश्चन है टोटल? $59, 60 क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट। छोड़ दे, मैं देख लिया, पेज नंबर 209। तो 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन हम करवाएंगे क्लास के अंदर। इसके अलावा तुमको इलस्ट्रेशंस वगैरह रीड कर लेना, नहीं तो कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आई, क्या क्या 3 कंडीशन, 3 एलिमेंट किसी भी रिलेशनशिप में अगर हो तो आप बोलेंगे दिस इज ए कंट्रोल रिलेशनशिप। तो द आंसर इज इन्वेस्टर शुड हैव पावर ओवर इन्वेस्टी। और ये पावर आता कैसे है? मोर देन 50% का इक्विटी होल्डिंग करके। कुल मिलाकर के इसमें बोलने का मतलब ये है कि वी कंट्रोल हाउ द फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड हाउ द ऑपरेशनल डिसीजंस आर टेकन बाय द कंपनी। बी लिमिटेड हमारे कंट्रोल में है अगर हमारे पास इस चीज का ताकत है कि हम उसके ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करें। वी डिसाइड व्हाट विल हैपन इन बी, वी विल बी कंसल्टेड व्हाट विल हैपन इन बी नहीं, वी डिसाइड, वी हैव द कंट्रोल। हम हैं, हम भी हैं नहीं, हम ही हैं। ऐसा रिलेशनशिप को बोलते हैं पावर ओवर द इन्वेस्टी, जो मोर देन 50% का वोटिंग राइट होने से हो ही जाएगा ना। कोई दूसरा आपको बुलडोज कर ही नहीं पाएगा और आप सबको बुलडोज कर पाएंगे। दूसरा होता है कि क्योंकि आपके पास पावर ओवर इन्वेस्टी है तो आप ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर देते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं। लेकिन यू मस्ट बी एक्सपोज्ड टू वेरिएबल रिटर्न्स, माने बिकॉज ऑफ योर पावर, बिकॉज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन योर सब्सिडरी, यू आर एक्सपोज्ड टू वेरिएबल रिटर्न्स। मतलब अगर सब्सिडरी खराब परफॉर्म किया तो लॉस आपका है, आपका ही तो बच्चा, मान लो 100% स्टेक है, तो अगर सब्सिडरी अच्छा परफॉर्म किया आपको प्रॉफिट है, खराब परफॉर्म किया आपको लॉस है। ऐसा नहीं कि आप 100 करोड़ रुपया लगा करके एक सब्सिडरी खरीदे, अब आपको फिक्स्ड 12% रिटर्न मिलता रहेगा। इट इज नॉट अ बॉन्ड। A subsidiary investment is not a bond investment. It is not measured at amortized cost. It's an equity investment. You are exposed to variable returns. And not if you are exposed to variable returns, you have the ability to use that power, जो power आपके पास है, to affect those variable returns. Simple बोले तो you have the ability to affect the variable returns. मतलब वेरिएबल रिटर्न हो रहा तो ऐसा नहीं कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आप बैठे हैं। सब्सिडरी आपके कंट्रोल में है। अगर वेरिएबल रिटर्न आ रहा है और खराब हो रहा है, सब्सिडरी बंद करो, वो डिवीजन बंद करो सब्सिडरी का जो डिवीजन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो यू हैव द पावर, यू हैव द एबिलिटी कि यू कैन यूज दैट पावर, जो पावर आपके पास है, टू अफेक्ट दोज वेरिएबल रिटर्न्स।
तो ये तीनों बहुत सिंपल बात है, मैंने इसको ठीक है एग्जाम्पल देकर के लंबा लंबा बना दिया गया है। ये सिंपल बात है सर, मोर देन 50% स्टेक होने से, और वो अगर इक्विटी स्टेक है तो ये तीनों चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। ठीक है, आप लिख दीजिए 3 पैराग्राफ, हम लोग पढ़ भी लेंगे, लेकिन दीज आर वेरी नॉर्मल। इफ यू हैव इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वी आर ऑलवेज एक्सपोज टू वेरिएबल रिटर्न्स, यस और नो? And if we have control, we can always have the ability, or we will always have the ability to affect those variable returns. So don't read too much in between the lines. They are simple. They are always there whenever there is a control relationship. Okay. अब हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए 3 सब्सिडरी है, 3 चेन में 3 कंपनियां हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और सी लिमिटेड है, और मान लीजिए 100% स्टेक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर बी सी को मिला के सीबीएस बनाएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा? ए बी और सी को मिलाकर के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा? तो बी जो है वो एग्जेम्पशन लेना चाहता है। समझे क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, ये तो बना ही रहा है मेरा और सी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिलाकर के सीएफएस, तो हमको क्या दरकार है बनाने का? तो देयर आर सम कंडीशंस जो अगर बी फुलफिल कर ले तो बी कैन एग्जेम्प्ट इटसेल्फ फ्रॉम प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई भी पेरेंट सीएफएस बनाने को लेकर के एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है अगर ये सब कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो। पहला, वो खुद एक सब्सिडरी है। क्या बोले? वो खुद एक सब्सिडरी है। कंडीशन नंबर 1 सिंपल है। 2, वो खुद लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड कंपनी को एग्जेम्पशन नहीं है, कैसे मिलेगा? बैलेंस शीट वगैरह, माने ईपीएस वगैरह, स्टॉक एक्सचेंजेस में, आरओसी वगैरह में सब में दिखाना पड़ता है, और जो भी इन्वेस्ट करता है उसके अंदर लिस्टेड है तो पब्लिक का शेयर होल्डिंग होगा ना जी, तो फिर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो वो खुद लिस्टेड नहीं है, और नीदर इट इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड। नीदर इट इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड, माने ना तो वो लिस्टेड है ना इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड है, मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन वगैरह नहीं पास हुआ है कि हमको सिक्योरिटी इश्यू करके लिस्टिंग करवानी है। तीसरा, वो मतलब यहां पे हर बार बी, डब्ल्यू वो जो है वो बी बोल रहा हूं, वो अपने ओनर लोगों को, कौन है उसका ओनर? ए को, वो अपने ओनर लोगों को इन्फॉर्म कर चुका है कि हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बनाने का, और उसके ओनर लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या बोला फिर से? वो अपने ओनर लोगों को इन्फॉर्म कर चुका है कि मेरे को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का नहीं है, और उसके ओनर लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एंड लास्ट, कोई ना कोई उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसा है जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, विच इज अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज। सुन पाए? एकदम सिंपल है यार, मेरी वेरी सिंपल। अगर ये सारा का सारा, इसमें एक कंडीशन फुलफिल नहीं करने का है, सारा का सारा कंडीशन अगर आप फुलफिल कर लेते हो, देन ओनली ए पेरेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बार वापस से बोलोगे, ए पेरेंट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ इट इटसेल्फ इज अ सब्सिडियरी, it is not a listed entity, neither it is in the process of getting listed. It has informed its parent that it is not preparing the consolidated financial statements and they do not object to it, and there is somebody above बोल दो या intermediate या तो top holding या फिर बीच में कोई भी,
इधर द अल्टीमेट पेरेंट और एनी इंटरमीडिएट पेरेंट, इधर दी इंग्लिश में बोलो तो अल्टीमेट पेरेंट और एनी इंटरमीडिएट पेरेंट इज प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच इज अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज। अगर ये है तो एक पेरेंट को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आपके लिए अच्छा बात बता दें कि अगर आपके ऐसा भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको एक ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बोलेगा, बी और सी माने बीसी का नहीं बोलेगा, ए विथ बीसी मिला के तीनों का एक साथ सीबीएस बनाने के लिए आपको बोलेगा। क्लियर है? तो आप इस चीज को लेकर निश्चिंत रहिए। ऐसा सीन आने से, अच्छा हम लोग ऐसी सीन को चेन होल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेन। एक तो चेन बना हुआ ना, चेन होल्डिंग बोलते हैं। और अगर खाली ए और बी का होल्डिंग है तो हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट होल्डिंग या खाली होल्डिंग। ओके अच्छा, इसको हम लोग चेन होल्डिंग नहीं बोलते हैं। ये चेन होल्डिंग नहीं है क्योंकि चेन नहीं बना हुआ, आप देख सकते हो। दिस इज नॉट अ चेन होल्डिंग। ओके आइए आगे बढ़ते हैं। मेरी बुक में पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गया। आप उसको रीड करके टिक लगा दो। पढ़ लिए सर? कुछ मिला बीच में? अगर बीच में कोई भी सेंटेंस एक्स्ट्रा मिला जो आज हम डिस्कस नहीं किए, पहले हमारा डिस्कशन किया हुआ होगा 103 के। जैसे एक वर्ड आया नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बारे में, तो हम लोग जानते हैं व्हाट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अभी भी डिस्कस करना ही पड़ेगा, रोज ही करना पड़ेगा अभी अगला 15-16 क्लास में, ठीक है। और वहां एक लाइन और लिखा, अगर वोटिंग राइट ही सोल कंट्रोल, वो परसेंटेज होल्डिंग ही सोल कंट्रोल का इंडिकेटर नहीं है, तो आप बता दो कैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं। उस तरीके से कंट्रोल मेरे पास रहना चाहिए, बट यू नो दैट वोटिंग राइट से ही कंट्रोल आता है। सुनिए सर, करना क्या है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें बनाना क्या है? व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू? तो द आंसर इज 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, 5 होता है ना। होल्डिंग अपना बैलेंस शीट बनाता है, सब्सिडरी अपना बैलेंस शीट बनाता है, आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। होल्डिंग अपना P&L बनाता है, सब्सिडरी अपना P&L बनाता है, आप कंसोलिडेटेड P&L बनाएंगे।
होल्डिंग अपना कैश फ्लो बनाता है, सब्सिडरी अपना कैश फ्लो बनाता है। आप कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, होल्डिंग अपना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाता है, आप सब्सिडरी अपना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाता है, आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे, और होल्डिंग अपना नोट्स बनाता है, सब्सिडरी अपना नोट्स बनाता है, आप कंसोलिडेटेड नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाएंगे। सर इसमें आप कौन है? आप होल्डिंग है और आप स्टूडेंट है। क्लासरूम में आप स्टूडेंट हैं और रियल वर्ल्ड में आप पेरेंट कंपनी है, बिकॉज पेरेंट कंपनी को ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके तो सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कैसे? नाउ वी आर गेटिंग इनटू द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। आज का एंड तो होते होते शायद हम लोग सम नहीं बना पाएंगे, बट कल की बिगिनिंग में, नेक्स्ट क्लास की बिगिनिंग में हम लोग पहला सम बनाने के लायक रहेंगे। ओके तो सर करना क्या? हाउ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग द कंसोलिडेशन? बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। एंड आते आते बहुत चीज पढ़ोगे, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं था क्या, कितना चीज ऐड हुआ, वैसे इसमें बहुत सारा चीज ऐड होगा। बस अच्छा बात क्या है ना, थोड़ा थोड़ा तुम्हारा इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है, सो दैट वे तुमको पेन या प्रेशर कम होगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हर चीज तुमको नया दिख रहा था, इसमें वैसा नहीं होगा। ओके तो सर चलिए बताइए करना क्या है। पहले तो आप पता करिए किस दिन आपके पास कंट्रोल आया। फाइंड द डेट ऑन विच द कंट्रोल वॉज अक्वायर्ड। सर ठीक है कर लिए। उसके बाद वो पांचों काम कर लीजिए जो आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में इंड AS 103 में करते थे। नहीं वो सब नहीं, वो हो गया। 5 स्टेप मॉडल नहीं करना है, कंट्रोल हम लोग के पास ही आइडेंटिफाई हो गया, सब कुछ हो गया। मेन काम कर लीजिए, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकाल लिए, कंसिडरेशन पेड पता कर लिए, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का पता, अब तो अभी तो पढ़ाएं, थोड़ी दोबारा पढ़ाएंगे। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को मेजर कर लिए और गुडविल को मेजर कर लिए। ये मेजर करके ना, अब आपका तो सब कुछ हो ही गया। डोंट प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट इमीडिएटली। डोंट प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ऑल्दो द डेटा आर देयर। तुम बना सकते हो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बट तुमको एक्विजिशन डेट का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं चाहिए, ईयर एंड का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट चाहिए। तो पहले ये सारा चीज निकाल लो। इसमें आपको अच्छे से मालूम है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैन आइदर बी मेजर्ड एट सोना और इट कैन बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू पे एनसीआई मेजर्ड है तो गुडविल को फुल गुडविल बोलना, और अगर सोना पे मेजर्ड है तो गुडविल को पार्शियल गुडविल बोलना। क्लियर है? गुडविल की जगह गेन ऑन बार्गेन परचेज अगर आता है तो उसको कैपिटल रिजर्व में डाल देना। गुडविल को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नीचे इंटेंजिबल एसेट जहां पे दिखलाते हो वहां पर उसके नीचे में गुडविल दिखला देना। क्लियर है? कैपिटल रिजर्व अगर आया तो उसको अदर इक्विटी में रिजर्व एंड सरप्लस के साथ दिखला देना। हो गया काम। सर अब क्या करना है? रेडी? अब क्या करना है, जिस दिन आपका कंट्रोल सब्सिडरी के ऊपर आया, मान लो 1426 को अपना कंट्रोल आया सब्सिडरी के ऊपर, 1425 करते हैं, 1425 को अपना सब्सिडरी के ऊपर कंट्रोल आया और अपने पास 80% कंट्रोल था। अपने ये सब कुछ निकाल चुके हैं, समझ गए? ये सब काम कर चुके हैं क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन अभी पढ़ के खत्म किए, तो ये सब काम कर चुके हैं। गॉट इट? अब क्या करना है? अब आपको सब्सिडरी, अच्छा अभी ना हम लोगों को कैश फ्लो का कंसोलिडेशन नहीं करना। इस अपने पास एक भी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, आज तक कभी पास्ट में नहीं आया। तो अपने को ये 4 चीज बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आपको पहले कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर कैसे बनाएंगे? रूल बोलता है add all the items of statement of P&L on a line by line basis. Repeat, add all the items of profit and loss। दोनों कंपनी अपना अपना P&L तो बनाएगा ही,
आपको दोनों P&L दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर में, आप उनको लाइन बाय लाइन करके ऐड करते चलो। तो मान लो ये पेरेंट कंपनी का और ये सब्सिडरी कंपनी का, ये मान लो सेल्स है, ये मान लो एक्सपेंस है, ये मान लो नेट प्रॉफिट है। 400, 100, 300, 200, 100, 100, और आप इस सब्सिडरी के अंदर 80% का स्टेक होल्ड करके रखे हो। इसका बड़ा एग्जांपल इसके तुरंत बाद हम लोग बनाएंगे। कर लिए? अब क्या करना है, जोड़ लो 600, 200, 400, जस्ट लाइन बाय लाइन एडिशन होगा। इसके अंदर बहुत सारा लफड़ा होगा, अभी जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, फर्स्ट बिगिनिंग में क्या करना है। तो आप लाइन बाय लाइन ऐड कर लीजिए, पूरे स्टेटमेंट ऑफ P&L के हर आइटम को लाइन बाय लाइन ऐड कर लीजिए। अब क्या करना है, ये जो 100 का प्रॉफिट है, बोलिए, ये जो 100 का प्रॉफिट है, इसमें से 80 मेरा 20% NCI का है। आप अभी पूरा 100% इसमें ऐड कर चुके हैं, अभी तो लाइन बाय लाइन ऐड कर दिए, तो 300, 100, 400 हो गया। तो इसमें से अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप तो ले चुके हैं सारा। आपको इसमें से एक पोर्शन, एक अमाउंट, एक हिस्सा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को देना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे ट्रांसफर्ड टू NCI, और वो 400 का 20% नहीं होगा, इस 100 का 20% होगा। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पे मिस्टेक करता है, और वो मिस्टेक क्रॉस चेक भी नहीं हो पाता है, बिकॉज आप जितना भी यहां से माइनस करेंगे उतना आप NCI में ऐड कर देंगे, बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। बिकॉज रिजर्व्स एंड सरप्लस ऊपर रहता है, NCI उसके नीचे रहता है। आप जितना NCI से माइनस करो उतना, जितना रिजर्व सरप्लस से माइनस करो उतना अगर आप NCI में जोड़ देते हो, तो एक आइटम लाइबिलिटी साइड से माइनस हुआ, दूसरा आइटम बढ़ गया, तो बैलेंस शीट तो मैच करेगा ही। तो ये सब गलती बैलेंस शीट के मैच कराने को लेकर के रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आपका मार्क्स पूरी तरह से कट जाएगा। तो बी वेरी केयरफुल। 100 का 20% 20 दे दीजिए आप किसको, NCI को, और बैलेंस जो है वो आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड हो जाएगा, आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड हो जाएगा। आपके मतलब होल्डिंग के, होल्डिंग के रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड हो जाएगा। सर क्या मतलब? बिकॉज सब्सिडरी का प्रॉफिट आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में तभी ऐड करोगे, या उसी दिन के बाद से ऐड करोगे जिस दिन आपके पास कंट्रोल आया था। तो कंट्रोल हमारे पास 1426 को आया था, 1425 को आया था, तो 25-26 का प्रॉफिट तो हम कंसोलिडेट कर ही लिए। इस प्रॉफिट को हम सब्सिडरी का पुराना प्रॉफिट के साथ ऐड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सब्सिडरी का जो पुराना प्रॉफिट है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड होने के लिए नहीं है। हमारा जिस दिन कंट्रोल आएगा ना होल्डिंग का सब्सिडरी के ऊपर, ओनली दैट दिन के बाद से सब्सिडरी जो प्रॉफिट अर्न करेगा उसको हम अपने रिजर्व सरप्लस में कंसोलिडेट करते चलेंगे। ये एकदम मंत्रा मान के चलो। ओनली दैट प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कैन बी इंक्लूडेड इन आवर रिजर्व्स एंड सरप्लसेस which has been earned by the subsidiary after the date of acquisition। ये चीज एकदम मंत्रा के रूप में याद कर लेना। आगे सर अब क्या करना है, इसको बैलेंस शीट में, बोलो इसको बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड कर दो। इसको आप जो यहां पे NCI निकाले थे ना, देखो कहां पे NCI निकाले थे, बिजनेस कॉम्बिनेशन मत बोल, बोल फर्स्ट डेट में, मतलब 1425 को ये वाला काम किए थे ना, 1425 को NCI निकला था मान लो 430, इस 430 में इस 20 को ऐड कर दो। हेलो बोल, इस 430 में इस 20 को ऐड कर दो, और कहां पे दिखा दो, NCI को कहां पे दिखाएंगे बैलेंस शीट में, अदर इक्विटी के नीचे, शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, NCI, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी, फिर करेंट लाइबिलिटी। डन हो गया बात। ये प्रॉफिट एंड लॉस का कंसोलिडेशन यहां पे कंप्लीट होता है। उसके बाद आप बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करो। किसको? बैलेंस शीट को। सर कैसे कंसोलिडेट करेंगे? सुनना प्रोसेस क्या है। असेट एंड लाइबिलिटीज सारा नॉन करेंट, करेंट,
असेट्स और लाइबिलिटीज, सबको लाइन बाय लाइन एडिशन कर दो। क्या बोला फिर से? सबको लाइन बाय लाइन एडिशन कर दो। इस प्रोसेस में खाली एक चीज का ध्यान रखना कि सब्सिडरी के फिगर्स फेयर वैल्यूएशन वाले होने चाहिए। एक मिनट पहले बात समझो, उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 1425 को आपने फेयर वैल्यूएशन किया था ना, वही वाले फिगर फिर बदल के जो भी हो रहे हैं वो फिगर होने चाहिए। मतलब 1425 का कैरिंग अमाउंट बदल के जो हुआ है वो फिगर हमको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं चाहिए। 1425 को जो सब्सिडरी का फेयर वैल्यू डिटर्मिनेशन हुआ था ना एक एक आइटम का, तभी तो गुडविल वगैरह निकला था, वो फिगर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का 31/3/26 के दिन हिस्सा बनना चाहिए। हाँ आप बोल सकते हो सर वो फिगर तो आज तक बदल गया होगा। हाँ बदल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फेयर वैल्यू जितना बदला वो फिगर हमको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो सब्सिडरी कंपनी का एक फिक्स्ड असेट था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वो सब्सिडरी के बैलेंस शीट में 700 में लिखा हुआ था ऑन 1425। सब्सिडरी के बैलेंस शीट में 700 में लिखा हुआ था, ऑन 31/3/26 भी वो 700 में ही लिखा हुआ है। ये डेप्रिसिएबल असेट नहीं था, मान लो नॉन डेप्रिसिएबल असेट था। मैं डेप्रिसिएबल का बात बाद में कर रहा हूं, ये नॉन डेप्रिसिएबल असेट था, लैंड था मान लो, और 700 में एक साल बाद भी लिखा हुआ था। जबकि जब बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ था ना तो इसका फेयर वैल्यूएशन 1000 निकला था, और गुडविल अकॉर्डिंगली ही निकला हुआ है। गुडविल कैपिटल रिजर्व जो निकला हुआ अकॉर्डिंगली निकला हुआ, 1000 को बेस बना करके निकला हुआ है। तो अब हम ये पूछना चाहते हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये 700 का फिगर 700 बन के ऐड होना चाहिए या 1000 बन के ऐड होना चाहिए? 1000। अब आप पूछेंगे सर जब सब्सिडरी का असेट लायबिलिटी का फेयर वैल्यूएशन हो गया था तो सब्सिडरी के बैलेंस शीट में 700 लिखा हुआ क्यों है? सब्सिडरी के स्टैंडर्ड में तो 1000 हो जाना चाहिए था ना। द आंसर इज यस एंड नो बोथ। क्या बोला? द आंसर इज यस एंड नो बोथ। अगर सब्सिडरी उस दिन डिसाइड करता ना कि हम अपने स्टैंड अलोन फिनेंशियल स्टेटमेंट को भी फेयर वैल्यू पे ले आते हैं, तब ऐसा हो सकता था तुम जो बोल रहे हो कि ये बैलेंस शीट में फिर आपको 1000 में ही दिखेगा। बट इन majority of the cases, rather in 99.99% cases, सब्सिडरी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज नहीं करता। होल्डिंग को बोलता तुमको जो करना भाई, तुम फेयर वैल्यूएशन वगैरह करा ले, तुमको जो करना करा ले। हाँ अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह मैं बदल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज के बाद हम तेरा अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर लेंगे ताकि कंसोलिडेशन में तुमको प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन मेरा जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है हम उसको फेयर वैल्यूएशन में लेकर के नहीं जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये 700 ही मिले, और ऐसा भी हो सकता है 700 1000 मिल जाए। अगर 1000 मिल गया तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1000 ऐड कर लो, बिकॉज 1000 के हिसाब से तो गुडविल शुडविल सब निकला हुआ ना यार, अकॉर्डिंगली तो आपका बैलेंस शीट मैच करेगा। तो ये 1000 होना चाहिए। और अगर ये 700 में सब्सिडरी का बैलेंस शीट में है तो कंसोलिडेशन करते वक्त इसको 1000 समझना है कि भैया 1000 ही लिखा हुआ है। मेरी बात समझ में आई हम क्या बोले? और ये एक एक्सरसाइज होता है, मतलब ये एक मेहनत का काम होता है, बहुत इजी नहीं होता है। इट्स समथिंग विच इज टू बी डन प्रॉपरली। मैं फिर से बोलता हूं, एज ऑन 31/3/26 जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने उतरो, सारा असेट एंड लायबिलिटीज को बाद में लाइन बाय लाइन एडिशन करो, होल्डिंग और सब्सिडरी का। होल्डिंग का अपना फिगर जो है वो लेना है और सब्सिडरी का फिगर फेयर वैल्यूएशन वाला लेना है। 2, गुडविल जो आया था उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज एन एसेट दिखा दो, इंटेंजिबल असेट के अंदर, और
एनसीआई जितना आपका आया था उसको अदर इक्विटी के नीचे में दिखा दो। क्लियर? शेयर कैपिटल ध्यान में रखो, होल्डिंग कंपनी का लेना है। शेयर कैपिटल का लाइन बाय लाइन एडिशन नहीं होता है। शेयर कैपिटल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पेरेंट का आता है। और एक मंत्र याद रखना, सब्सिडरी का सिर्फ वही प्रॉफिट रिजर्व सरप्लस में ऐड होता है जो सब्सिडरी एक्विजिशन के बाद अर्न करता है। तो सब्सिडरी ने एक्विजिशन के बाद तो सिर्फ यही वाला प्रॉफिट अर्न किया ना, देख। बाकी तो सारा प्रॉफिट सब्सिडरी का एक्विजिशन के पहले का था। तो इस प्रॉफिट को तो हम अपने कंसोलिडेटेड P&L में ले आया तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में भी तो रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा। पुराना सब्सिडरी का रिजर्व सरप्लस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में स्पेस उसको नहीं मिलेगा, और सब्सिडरी की कैपिटल को भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में स्पेस नहीं मिलेगा। लेकिन सब्सिडरी का वो वाला प्रॉफिट जो सब्सिडरी ने मेरे कंट्रोल लाने के बाद अर्न किया है मेरे लिए, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जगह उसको मिलेगा। विथ दिस पर्टिकुलर लाइन मेरा फर्स्ट लेयर या फर्स्ट लेग ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट होता है। आपको इतने पे कुछ पूछना है तो हमको बोलो। हम लोग पहला डिसेंट एग्जाम्पल बनाएंगे पेन पेपर पे, हम एग्जाम्पल डिजाइन करके यहां पे रखेंगे। फिर एक और एग्जाम्पल जो अपने बुक में है, पेज नंबर 132 और 133 में, उसको हम लोग कैलकुलेटर पे, पेन पेपर पे तो बनाया हुआ है, कैलकुलेटर पे बनाएंगे। उसके बाद हम लोग अगले एपिसोड में मूव करेंगे। इसमें हम लोगों को करीब करीब 45-50 मिनट लगेगा। आप कंफर्टेबल हैं? आप खाली एक काम करो, पैराग्राफ नंबर 4 और पैराग्राफ नंबर 5 का जी तक पढ़ लो। जरूर जरूर, एक मिनट। थोड़ा सारे बच्चों को रेडी हो जाने दो। बोलो। अच्छा, गुडविल को एक बार देख लो, इस जगह पे दिखाना है। एक मिनट। जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, CWIP, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये सब टेंजिबल चले गए। इनटेंजिबल जैसे स्टार्ट होगा, पहले गुडविल फिर अदर इंटेंजिबल असेट्स। गुडविल अदर इंटेंजिबल असेट के नीचे नहीं आएगा, ऊपर। मैं नीचे बोला था, अदर इंटेंजिबल असेट के ऊपर में आएगा। उसके बाद अदर इंटेंजिबल असेट है, फिर इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट है। तो ये सब नॉर्मली रहता नहीं है, CWIP, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ठीक नीचे गुडविल और उसके ठीक नीचे अदर इंटेंजिबल असेट्स रखना है। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहां पे रखना है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रखना है यहां पे। इस बैलेंस शीट में नहीं है क्योंकि ये स्टैंड अलोन है, यहां पे रखना है। इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी के ठीक नीचे ABC। ओके। हाँ, एक ऑरित्रो का क्वेश्चन है, फिर एक आधा घंटा का पीसफुल एक्सरसाइज है, उसके बाद एक क्वेश्चन का रीडिंग है, उसके बाद हम लोग आगे के लेक्चर में जाएंगे या कुछ सम्स बनाएंगे। बोलो। यस। रिवैल्यूएशन में। हाँ, बोल। यस। नहीं, एक्विजिशन डेट का फेयर वैल्यू, फिर बस वही हर ईयर एंड का चेंज होता जाएगा। फेयर वैल्यू बार बार रीमेजर नहीं होगा। एक बार निकल गया वो फेयर वैल्यू 1/4/2025 को, बस अब वो बेस बन गया। बोले तो अब वो बेस बन गया। अब बस नॉर्मल अब नॉर्मल अकाउंटिंग होता जाएगा। अब और बार बार फेयर वैल्यूएशन
नहीं होगा। अब वो इंस्ट्रूमेंट ही फेयर वैल्यू वाला है। अब मान लो सब्सिडरी के पास कोई इक्विटी स्टेक है रिलायंस में, जिसको वो एफईटीपीएल पे मेजर करता है, तो नॉर्मल प्रोसेस में एफईटीपीएल, उसके बाद नॉर्मल इंड एस फॉलो हो जाएगा, बस ये समझ लो। 1425 का जो फेयर वैल्यू बन गया ना, वो आगे के दिन के बाद के लिए कैरिंग अमाउंट हो गया, समझ लो। सब्सिडरी का 1425 का फेयर वैल्यूएशन बिकम्स द कैरिंग अमाउंट फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर उसके बाद जो रिस्पेक्टिव इंड एस बोलेगा वो करते रहेंगे। सुने क्या पूछा ये बोला क्या सब्सिडरी का एसेट लाइबिलिटी का फेयर वैल्यूएशन जो 1425 को किए थे, 31,326, 31,327, 31,328 लगातार करते रहेंगे क्या? द आंसर इज ए बिग नो। 1425 का फेयर वैल्यूएशन बिकम्स दी कैरिंग अमाउंट ऑन दैट डेट। उसके बाद उसी का मूवमेंट होता रहेगा फॉर एज पर आवर अदर रिस्पेक्टिव इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, कॉपी में लिखो एन एग्जाम्पल। लिखो ए लिमिटेड acquired %80 stake in B Limited क्या लिखा? ए लिमिटेड acquired 80% stake in B Limited on 1/4/25 by paying $800 lakhs. Full stop. On this date, the balance sheet of B Limited was, कितना में परचेज किया रे? On this date, क्या लिखा? The balance sheet of B Limited was as follows. नॉन करेंट एसेट के सामने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख दो। केयरफुल रहना, इसमें मिस्टेक होता है जब आप केयरफुल नहीं होते। ठीक है, लिखो पैराग्राफ चेंज करके नीचे, मैंने बैलेंस शीट तो टोटल मैच कर गया, लिखो द फेयर वैल्यू ऑफ property plant and equipment of B Limited on 1/4/25। अच्छा, ये 1/4/25 लिखा है ना बेटा? On 1/4/25 is 600 full stop. NCI is to be measured at so na। ठीक है, फाइंड स्टेप बाय स्टेप करके क्वेश्चन को सॉल्व करा करके एंड तक लेकर के जाएंगे, एक साल एंड तक। हाँ, लिखो फाइंड, माने क्वेश्चन यहां पे फाइंड नहीं बोलेगा, क्वेश्चन एक साल बाद फाइंड बोलेगा। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप करवा करके लेकर के जा रहे हैं सो दैट तुम्हारे ऊपर माने तुमको ये लगे कि हाँ हम सीख गए। फाइंड गुडविल
and NCI. रेडी? सॉल्यूशन करके दो. मेरे साथ ऊपर में देखते रहो बोर्ड में. नहीं किया मैच? कर गया ना? अगर आपको ये, आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलना है, अगर आपको इक्विटी से फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट निकालना पड़ता, अगर हम आपको असेट लाइबिलिटी का ब्रेकअप नहीं देते और हम आपको बोलते हमको फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट चाहिए, और हम आपको ये 100 और 400 का खाली 2 लाइन लिख देते, जैसे बैलेंस शीट एज फॉलोज लिख दिए थे ना, वहां वैसा नहीं लिख करके हम बोल देते कैपिटल और रिजर्व सरप्लस इज इतना, और वन ऑफ द आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हुज कैरिंग अमाउंट वाज 400 वाज फेयरली वैल्यूड एट 600. हम लिख के दे सकते थे कि नहीं? वैसा भी अगर हम वैसा देते तो क्या फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट नहीं निकाल सकते थे? कैसे निकालते? 400, 100, 200, 100 और 400, 500 इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इक्विटी, प्लस 200 फेयर वैल्यू चेंजेस है, तो नेटवर्थ तो ज्यादा है ना जी. बुक्स में ना 500 दिख रहा है, सच्ची में तो सब्सिडरी का नेटवर्थ 700 है. तो बहुत सारा सम, बहुत सारा क्या, 95% क्वेश्चन में ये बैलेंस शीट आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. ये आपको 100, 400 मिलेगा. आपको 200 ऐड करके 700 बनाना पड़ेगा, और वो 200 भी एक 200 नहीं रहेगा. प्लांट का, लैंड का, बिल्डिंग का, फर्नीचर का, डेटर का, स्टॉक का, डेफर्ड टैक्स का. ओ भाई, जो आप पढ़े पिछले 8 दिन 9 दिन, उस सब का फेयर वैल्यू चेंजेस रहेगा, उस सब को जोड़ करके टोटल में ऐड करना पड़ेगा. तो वो टेंशन नहीं ले सकते आप बोल नहीं सकते हमको टेंशन हो रहा, हम नहीं कर पाएंगे, आपको करना पड़ेगा. ओके? एनसीआई. बोलिए, हाउ मच इज कंसिडरेशन पेड? एनसीआई अच्छा हेलो. अब जैसे यही जो गुडविल वगैरह बना के दे रहे ना, हम लोग इंपेयरमेंट का क्वेश्चन भी डाल सकते हैं ईयर एंड में. जो इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल नहीं करवाए थे क्या शुरू में, वो रियल बड़ा वाला सम में डाल सकते. जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं ना, 1 साल बाद इस गुडविल का इंपेयरमेंट का अकाउंटिंग भी करवा सकते हैं. तो आप एकदम स्ट्रेस मत लो, इतना बड़ा बन जाएगा धीरे धीरे, एंड जाते जाते ना ये इतना बड़ा कहानी बन जाएगा, बट आपके कंट्रोल में रहेगा. बस अभी आया गुडविल तो हम बताए कि ऐसा भी क्वेश्चन है अपने बुक में कि 1 साल बाद इस गुडविल को इंपेयर होता हुआ दिखाया गया है. चलो अब लिखो
ये वापस से क्वेश्चन एक्सटेंड हो रहा है, आप आधा क्वेश्चन बना दिए, आधा और आपको बनाना है। लिखो द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट for the year ended, for the year कर दो, for the year 25-26 of A and B are as follows. ये क्वेश्चन में कॉपी करो। कुछ कमेंट करो, डेप्रीसिएशन को देख करके कुछ कमेंट करो। समझ पाए? डेप्रीसिएशन को देख के कुछ कमेंट बना, क्या बना? ये फिगर रॉन्ग है। स्टैंडअलोन में रॉन्ग नहीं है। स्टैंडअलोन में क्या रॉन्ग होगा? स्टैंडअलोन में सब्सिडरी का फिक्स्ड एसेट पहले भी 400 था, 400 का अगला 10% डेप्रीसिएशन 40 डाल दिया, तो अगला तो कुछ गलत किया ही नहीं है। होल्डिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेयर वैल्यूएशन तुम कराया था अपने घर में, तुमको मालूम है 600 क्या है, तुम सब्सिडरी को बताया ही नहीं, और बता भी दिया तो भी सब्सिडरी ने अपना एसेट को रिवैल्यू नहीं किया। तो सब्सिडरी डिडंट मेक अ मिस्टेक, इट इज योर ड्यूटी। जब आप कंसोल बनाओ ना, तो 600 को कैरिंग अमाउंट मानते हुए डेप्रीसिएशन 60 का निकालो और अकॉर्डिंगली कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओ। डिड यू गेट द पॉइंट? नीचे लिखो प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। अनुपम ऐसी बंद कर। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बनाओ सॉल्यूशन। 3 पार्ट में क्वेश्चन जाएगा, ठीक है? और बैलेंस शीट नीचे दे रहे हैं। बोलिएगा, कैसे निकालोगे सेल्स के फिगर्स? हाँ, लाइन बाय लाइन एडिशन करके। एक ही लाइन है, कंसोलिडेशन मींस लाइन बाय लाइन एडिशन, और बाकी डिवीजन जो होल्डिंग माइनॉरिटी में होगा वो करना पड़ेगा। बोलिए 800 और 500 1300। एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस में सारा 6 आइटम आ गया रे। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, चेंजेस इन द इन्वेंट्री, वो सब में सब कुछ रहेगा। 700।
ये कहां से लाए? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को 140 का 20% क्यों दिए? क्योंकि 160 था तो रॉन्ग है ना जी। 160 स्टैंड अलोन का है, इसका राइट फिगर इज 140। ये रहा 140। हाँ बेटा, अब हम क्या बना करके दे, आपको वो समझ में आ गया पूरा एनसीआई का कैलकुलेशन और बैलेंस ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस, सब क्लियर है। अब हम वो बना के दे रहे हैं आपको, क्या नाम, ये 500 प्लस 300 को चेक करो, कोई पर्पज है इसलिए दिए हैं आपको, हाँ कोई रीजन है। 300 को चेक करो ना, 500 तो पुराना है। 500 का इंफॉर्मेशन पहले से नहीं है आपको, आपको होल्डिंग का असेट लाइबिलिटी का कोई भी डिटेल हम पहला वाला दिए ही नहीं आपको, हम होल्डिंग का बैलेंस शीट ही नहीं दिए 1425 का, खाली सब्सिडरी का डेटा दिए। तो 1425 को हम आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने बोल भी नहीं सकते, बिकॉज हम होल्डिंग का बैलेंस शीट पहली बार आपको यहां पे दिए। आप ये 300 को चेक कर पाए क्या? 300 क्या है? करंट ईयर का सब्सिडरी का, करंट ईयर का होल्डिंग का प्रॉफिट है, और ये अक्यूमुलेटेड पुराना होल्डिंग का प्रॉफिट है। ये 160 समझ पाए क्या? ये करंट ईयर सब्सिडरी का प्रॉफिट है, और ये 400, और ये पुराना दिया हुआ तेरा डेटा में। इसका डेटा हम जानबूझ के दिए, सप्लाई किए तुमको। ये 360 तुम चेक कर पाए? चेक करो ना, अच्छा लगेगा आपको। 400 माइनस 40, बाकी करंट असेट तो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है ना, तो बदल के ऐसा हो गया है। ये कैपिटल रिजर्व सरप्लस है, एनसीएल सीएल। ये 800 समझ पाए?
भाई सब्सिडरी अगर इन्वेस्टमेंट, होल्डिंग अगर इन्वेस्टमेंट खरीदेगा तो अपने स्टैंडर्ड लोन बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट लिखेगा। इसी को कैसे मेजर किया जाता है वो इंड एस 27 बताएगा, और आप ऑलरेडी जानते हैं, 50 बार हम बोल चुके हैं। हाउ ए पेरेंट measures the investment in subsidiary, associate and JV in its separate financial statements. Two options, either at cost or as per Ind AS 109, FVTPL हो या FVTOCI हो, और सारे लोग कॉस्ट पे रखते हैं। मेरा देख लो कॉस्ट पे रखा हुआ है, कोई डिस्प्यूट, कोई प्रॉब्लम। अब लिखो, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, prepare after finding closing NCI and closing reserves and surplus. एसी चला दे अनुपम, रेडी हैं? असेट लाइबिलिटी के बारे में क्या बोले थे बैलेंस शीट कंसोलिडेट करते समय? लाइन बाय लाइन एडिशन होगा, क्लियर? गुडविल के बारे में क्या बोले थे? इंपेयरमेंट तो बाद का कहानी, इंपेयरमेंट अभी इंपेयरमेंट लास्ट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नीचे, सारा टैंजिबल्स के नीचे दिखला देंगे। एनसीआई के बारे में क्या बोले थे? अदर इक्विटी के नीचे। शेयर कैपिटल के बारे में क्या बोले थे? सिर्फ होल्डिंग का रहेगा। रिजर्व सरप्लस के बारे में क्या बोले थे? सब्सिडरी का एक्विजिशन के डेट के बाद का, और मेरा पूरा। मेरा तो पूरा रहेगा ही, हम जितना कमाए हो तो रहेगा ही। तो अभी आपको मेरे को बताना है क्लोजिंग एनसीआई कितना है। सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। बहुत पेशेंस के साथ हर स्टूडेंट करेगा ये वाला सॉल्यूशन। क्लोजिंग एनसीआई कितना है? ओपनिंग एनसीआई निकाला हुआ होगा तेरे पास, देख। ओपनिंग एनसीआई कितना है? बार बार एक बच्चा 240 बोल रहा है और बाकी लोग 140 बोल रहे हैं। और इत्रो एनसीआई 140 है, गुडविल 240 है। रॉन्ग किया है क्या तुम? नहीं, अभी ठीक है ना ये? और यहां पे ठीक लिखा है ना? तो बोलिए, ओपनिंग 140 प्लस ठीक से बताना देख करके। निकाला हुआ है, आपको प्लस नहीं करना है। निकाला हुआ है आपका 28 निकाला हुआ है ना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एनसीआई बोल करके, बस वही प्रॉफिट ऐड कर देना है, विच इज 168। क्लोजिंग रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, कितना बोला फिर से? 800 प्लस 412, रॉन्ग। 800 में देखो इधर, जिन्होंने भी 800 प्लस 412 बोला, दे आर मिसिंग ओनली वन थिंग, कि ये 300, देखो इधर, ये 300 ऑलरेडी 412 में है। अब समझे दूसरा मिस्टेक, जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, और इसीलिए हम ये इतना अच्छा से लिख के दिए ताकि आपसे ये मिस्टेक ना हो। हम अगर ये नहीं लिख के देते ना 500 प्लस 300, तो आप मेरे को ब्लेम कर सकते थे, सर आप करप्ट हैं। उसमें भी हम करप्ट नहीं है, 500 आपको निकालना पड़ता। अगर हम ऐसा लिख के नहीं देते और हम आपको खाली 800 लिख के देते
तो 800 से 300 माइनस करके 500 पुराना प्रॉफिट है होल्डिंग का, वो आपको निकालना पड़ेगा। अगला सम में निकालेंगे हम लोग ये सब चीज। हम अभी जानबूझ के आपको थोड़ा सा मतलब इजी तो नहीं बोलेंगे, बट सारा डेटा दे रहे हैं ताकि आपको टेंशन ना हो। आप समझ पाए क्या गलती हुआ? 412 में जो 300 इंक्लूडेड है, 800 में भी वही 300 इंक्लूडेड है। तो आप क्या लेंगे? 500 प्लस 412। नीचे देखो हमने क्या लिखा है। ये क्या हुआ बताओ हमको ठीक से बेटा। हाँ, मेरा तो पूरा इसके अंदर है ही, पिछला साल का भी है और इस साल का भी है, सब है मेरा तो इसके अंदर। सब्सिडरी जो खाली मेरे लिए अर्न किया, सब्सिडरी ने टोटल अर्न किया था 140 में 28 उसने अर्न किया था एनसीआई के लिए, और हमारे लिए किया था 112। तो ऐसे करके भी 912 निकाला जा सकता है। यस नो पक्का? अब दोबारा सुन लो, ये जो तरीका है ना 912 निकालने का, ये एग्जाम में 1% क्वेश्चन में आएगा। और ये जो 912 निकालने का तरीका है 99% में यही वाला यूज करना होगा। आपका क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करके दिया जाएगा, सुन लो फिर से, आपका क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करके दिया जाएगा कि आपके पास यही वाला ऑप्शन यूज करना बचेगा। ये ऑप्शन आप यूज ही नहीं कर सकते, हम डेटा ही सप्लाई नहीं करेंगे। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। क्या कर रहा है बोल? हाँ ठीक है ना। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फॉर्मेट के साथ बनाओ। सोच के देखिए तो ये समझ में आता है क्या? आराम से टेक योर टाइम करके, प्यार से देख करके। नहीं, ये समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ वो ठीक है। ये कैसे लाए? 900 मेरा तो कोई चेंज करना नहीं है, और सब्सिडरी का 540, 600 minus 60, 600 became the carrying amount on 1425 on the acquisition date after my doing the fair valuation. Yes or no? अब इसको मैं ऐसे बोल रहा हूं, देख तो बेटा, इधर देख। कैसे बोलो? क्या है क्या? 900 प्लस 360 नॉर्मल है, वहीं से कॉपी कर लिए यहां से, फिर मिस्टेक को सुधार दिए। प्लस 200 रिवैल्यूएशन इंक्रीज और माइनस 20 डेप्रिसिएशन इंक्रीज। अब इसमें से एग्जाम में कौन सा वाला तुमको कैसे पूछेगा ये बोलना मुश्किल है। माने ऐसे बनाने मिलेगा या ऐसे बनाने मिलेगा, हम नहीं बोल पाएंगे।
नहीं समझे? वो जैसा भी सम रहेगा तुम रेडी है, हाँ सर हमको समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, प्रोसेस चेक कैसा ही होना चाहिए, आप क्लियर है ना? गुडविल। बोलिए। करेंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, बोलो क्यों? इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, कंसोल बैलेंस शीट में कहां का इन्वेस्टमेंट? स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट रहता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सब्सिडरी का एसेट लायबिलिटी रहता है। फिर से, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट रहता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सब्सिडरी का एसेट लायबिलिटी गुडविल सब रहता है। ये गुडविल सब्सिडरी का गुडविल माना जाता है, ये गुडविल सब्सिडरी का एक असेट है, उसने लिखा नहीं था, हमने लिख दिया। बोलिए। शेयर कैपिटल क्या बोले थे, किसका पूरा बोल दिए थे अच्छा से एकदम। शेयर कैपिटल होल्डिंग का, रिजर्व सरप्लस का वर्किंग बनाया हुआ होगा, वो फिगर ले आओ। और इधर देख लो, मेरे तरफ इधर देख लो, देख रहे हो? ये 800 है, ये 160 का रेक्टिफिकेशन 140 है, इधर इधर हाथ देखो, ये 800 है, ये 160 का रेक्टिफाइड फिगर 140 है, किया हुआ है, खाली रिपीट कर रहे हैं कि देखो कैसे करके हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एकदम स्टीरियोटाइप स्ट्रेट लाइन जाना कई बार नहीं मिलेगा। ये 160 का रेक्टिफाइड फिगर 140 है, 140 का 80%, 140 का 80%, कैलकुलेटर पे मारो ना जी। 112 है, 800 प्लस 112, ये रहा 912, 800 प्लस 112। कुछ बाप रे बाप नहीं है, एकदम इजी है, आप एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे 1-2 दिन खाली। तो सर ये क्यों बताए आप, यहां तो बता दिए थे, यहां तो हम कर लिए थे, फिर क्या चिंदीगिरी किए, फिर से परेशान कर रहे हैं हम लोग को। नहीं, कहां से कौन सा डेटा तुमको यूज करने का तरीका देगा ना उस क्वेश्चन में, वो साला वही क्वेश्चन जानता है। हम तो इस क्वेश्चन में सब कुछ तुमको ऐसे प्लेट पे सजा के दे दिए, लेखा। वो तुमको अचानक बोल रहा चाय बना के लेके पी ले, मैगी खुद बना के ले आओ। तुम किसी के घर गए रे, एक बार तुमको गेस्ट की तरह ट्रीट करके सब कुछ ला करके दे दिया प्लेट पे, तुम बैठे खाली खा रहे हो। एक अचानक वहां से चला जो होस्ट है उसका दादा उठ के आया, बोला चाय जरा बना देना, तुम देखा कोई नहीं, तुम्ही को बनाना पड़ गया। नहीं समझे? तो वो लोग कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं हिलना चाहिए। 800 तो हमेशा रिजर्व सरप्लस में जाएगा, बोलो हाँ यार, तो मेरा यार है, इसमें मेरा पुराना प्रॉफिट भी है, नया प्रॉफिट भी है, वो तो हमेशा ही मेरे कंसोलिडेटेड बैलेंस, मेरा प्रॉफिट तो हमेशा ही कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा। सब्सिडरी का वो वाला प्रॉफिट बनेगा जो पोस्ट एक्विजिशन अर्न किया। अच्छा, पोस्ट एक्विजिशन बोले क्या वर्ड, कैन आई यूज द वर्ड पोस्ट एक्विजिशन? जो पोस्ट एक्विजिशन में वो अर्न किया और मेरे लिए जो अर्न किया, तो मेरे लिए 160 तो रॉन्ग फिगर है ना, 160 को राइट बना दिया, 140 का 80% वो मेरे लिए अर्न किया।
क्या हूं? हाँ, सब ठीक है ना? बोलो, एनसीआई कितना निकला था? 160। ये लिखो, कैपिटल होल्डिंग कंपनी, अदर इक्विटी नोट, एनसीआई नोट, गुडविल नोट, नॉन करेंट लाइबिलिटीज कैसे लाया? करेंट लाइबिलिटी ठीक ठाक है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है? थोड़ा हिला हुआ है क्या प्राची बेटा? सभी का ही कॉन्फिडेंस हिला, चेहरा देख के हमको जो लग रहा है। सर एक साथ इतना बड़ा इतना सारा काम हो गया इसलिए ऐसा लग रहा है। इसमें भी सोचो कितना सहूलियत है। तेरा ये फर्स्ट लेवल का काम ऑलरेडी 8 दिन से पढ़ा हुआ था। ये वाला काम तो पूरा किया हुआ ही था, फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट, एनसीआई और गुडविल। बोलो ना, हाँ ये तो 8 दिन से कर ही रहे थे, खाली पी&एल और बैलेंस शीट कंसोलिडेट किए हैं। उसमें भी सर पी&एल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोगों को। पी&एल में तो खाली आप डिप्रिसिएशन को सुधार दिए, बोलो हाँ, प्रॉफिट निकाल लिए और एनसीआई का हिस्सा एनसीआई के लिए दे ट्रांसफर कर दिए, निकाल के एनसीआई को दे दिए और होल्डिंग का हिस्सा रिजर्व्स एंड सरप्लस में ला दिए। तो सर पी&एल तो फिर भी ठीक ठाक लगा, बोलो हाँ। बैलेंस शीट में सर थोड़ा परेशानी हो गया। चलो परेशानी को डिस्कस कर लो फिर से। 900 मेरा एज इट इज रहेगा, तुम सोचो उसका ये फिगर कितना रहेगा? 600 माइनस 60 रहेगा तो है 540, 900 प्लस 540। क्लियर? गुडविल का फिगर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गुडविल तुम निकालना जानता ही है। करंट एसेट का फिगर, अच्छा करंट एसेट का फिगर में कोई चेंज ही नहीं है, इसमें भी चेंज हो सकता है, इन्वेंट्री सनवेंट्री। फेयर वैल्यू चेंज तो हो सकता है ना जी, बोलने दो। और वो इन्वेंट्री फिर बिक भी सकता है, सब चीज ध्यान देना होगा। बट अभी प्रेशर डालेंगे तो प्रॉब्लम, वो प्रेशर में आ गया अभी इन्वेंट्री को लेकर के। जैसे हम बोले वो इन्वेंट्री पड़ा हुआ नहीं बिका अभी तक, तो अभी मत झमेला ले। हम खाली साला मेरा मुंह से निकाल लेते, फिर जो 5 दिन बाद का लेक्चर है वो हमको आज ही देना पड़ जाता है। 700 प्लस 600 1300, इसमें कोई प्रॉब्लम है? 1300 में गुडविल में कोई प्रॉब्लम है? कैपिटल के बारे में क्या बोले थे? खाली होल्डिंग का लेता, सब्सिडरी का लोगे कैसे? उसमें तो एनसीआई भी ओन करता है, हम भी ओन करते हैं, उसी का तो सारा एसेट लायबिलिटी ऐड किए। क्लियर? अदर इक्विटी, होल्डिंग का प्रॉफिट पूरा और सब्सिडरी का वो वाला प्रॉफिट जो पोस्ट एक्विजिशन मेरे लिए अर्न किया, 800 प्लस 112। ठीक है? और अगर हम पी&एल को बेस बना के बात करते हैं, इस पी&एल में ये जो 412 है, इसमें मेरा भी करंट ईयर का प्रॉफिट आ चुका है और सब्सिडरी का भी आ चुका है। तो खाली मेरा पुराना प्रॉफिट अगर हम 412 में ऐड कर देते हैं तो कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस मिल जाएगा, जिसमें मेरा भी आ गया पुराना, नया, और सब्सिडरी का भी नया वाला आ गया। नहीं समझे ना? सुने अच्छा से।
तो ये आ गया 912। एनसीआई कैसे निकाले 168? 140 तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का था, प्री कॉम्बिनेशन ही बोल दे, और 28 उसको प्रॉफिट दिए थे। नॉन करेंट लाइबिलिटी में कोई चेंज है नहीं, करेंट लाइबिलिटी में कोई चेंज है नहीं, ऐड किए हैं खाली, सब ठीक। बुक में पेज नंबर 132 में जाओ, ब्रेक इसके बाद लेते हैं। इस सेम क्वेश्चन है, सेम फिगर अलग है। कैलकुलेटर उठाइए, सारा काम हम लोग बैठ के कैलकुलेटर पे करेंगे। आप बुक में कुछ भी नहीं लिखेंगे अनलेस एंड अनटिल तुमको लगे कि लिखना जरूरी है, क्योंकि हम सब लिख दिए जो जो लिखना है। रेडी? चलो पढ़ते हैं एक एक करके मेरे साथ। एक सम हम बनवा दिए, एक सम हम क्लास में पेन पेपर पे नहीं कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, क्योंकि पेन पेपर पे ऑलरेडी बुक में किया हुआ है। स्टार्ट। A Limited acquired 90% stake in B by paying 780 lakhs on 1/4/21 on this date. Property, plant and equipment, current asset, capital, reserves, non-current liability, total. सब ठीक। The fair value of property, plant and equipment is 500. It is subject to 10% depreciation. NCI is to be measured at Sona. Fine goodwill. अच्छा, यही NCI अगर fair valuation पे measured होता तो goodwill बदल जाता। No stress. ये एनसीआई अगर फेयर वैल्यू पे होता तो गुडविल ही तो बदलता, और थोड़ी कुछ बदलता, बाकी तो नेट एसेट फेट एसेट तो सब सेम ही रहता। उसके बाद दोनों कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, सेल्स, एक्सपेंसेस, डिप्रीसिएशन, नेट प्रॉफिट। डिप्रीसिएशन चेक कर लो, 400 का 10% किया हुआ, जबकि 500 का 10% होना चाहिए। उसके नीचे बैलेंस शीट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में बी का चेक कर लो 360 को। इंसिडेंटली मेरा एग्जांपल में भी वही था। 360 इन्वेस्टमेंट 780, करेंट असेट दिया हुआ है टोटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस देख लो, ए का जो 1000 है उसको चेक कर लो। 400 को मैच करा लो ऊपर से, 600 तो मैच नहीं हो पाएगा क्योंकि हम दिए ही अभी हैं पहली बार। बी का चेक कर लो, दोनों मैच कर पाओगे, ऊपर नीचे देखोगे ना तो दोनों दिखेगा आपको अलग अलग। दिखा? नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, सब ठीक लिखा हुआ बढ़िया से है। सॉल्यूशन करना है कैलकुलेटर पे, अब हाथ से बंद कर लो, कवर कर लो सॉल्यूशन को। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट यहां से निकाल के दो, दोनों तरीका से, एसेट साइड से और इक्विटी साइड से। एसेट साइड से बोलना स्टार्ट करो। एक ही फिगर फेयर वैल्यूएशन हुआ है 400 का 500, तो बोलो 500 प्लस 500, बोलो बोलो, माइनस 300 माइनस 200। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ठीक है, पक्का। इक्विटी मेथड से निकाल लो, कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस जोड़ के 100, 300, 100। कॉन्फिडेंट है ना आप लोग? अब नीचे 500 को चेक कर लो सॉल्यूशन शीट में। कर लिए? अब एनसीआई को कैलकुलेटर पे, हाथ कवर कर लो वापस से। एनसीआई को कैलकुलेटर पे, सोना पे। आपका नेट एसेट 500 आया था, उसका 10% एनसीआई है, तो इनटू 10% इज 50। ये आपका एनसीआई हो गया 50। अब आप गुडविल निकाल लो। कंसिडरेशन पेड बताओ 780 प्लस गुडविल बताओ, प्लस एनसीआई बताओ 50, और माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट बताओ। चेक कर लो 330 के गुडविल को और एनसीआई को। आपका पूरा अच्छे से मैच किया, आप पूरा कॉन्फिडेंट हैं। अब आप P&L में आ जाओ। फर्स्ट वर्किंग ओवर फर्स्ट डे,
अब ईयर एंड पे काम होगा। क्या क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन कवर करो हाथ से, हाँ बोलो। ये रहा सेल्स 900 प्लस 600 1500, एक्सपेंस 700 और डिप्रीसिएशन 150। कैलकुलेटर पे माइनस करो, 1500 माइनस 700 माइनस, चल रहा है ना ठीक बेटा? कॉन्फिडेंट है ना अभी आप? 150 650, ये रेक्टिफाइड प्रॉफिट है। इसमें मेरा यहां देख के बताओ, इसमें इस 650 में मेरा कितना है और सब्सिडियरी का कितना है? यहां देख के बोलो, यहां देख के। मेरा 400 और उसका 250 है, टोटल 650 है ना? उसका 250 समझ में आया क्यों है? 10 का डिप्रीसिएशन वाला एरर है, वो ठीक कर दिए तो 250 हो गया, 650 क्लियर है। अब एनसीआई को प्रॉफिट में कितना हिस्सा दोगे? सब्सिडरी की प्रॉफिट का 10%। तो सब्सिडरी 250 अर्न किया है, उसका 10% दे दो 25। तो 650 में जब 25 चला जाएगा 625 आएगा। इसमें कोई डर लगा? एकदम अच्छा लगा। P&L को लाइन बाय लाइन चेक कर लो। वर्ड्स वगैरह भी चेक हो गया, सब बढ़िया। अब एनसीआई बताओ, ओपनिंग एनसीआई कितना था? ओपनिंग एनसीआई आप निकाले थे तो कंट्रोल रहना चाहिए फिगर पे। पीछे देख के अगर निकाल रहे हो तो प्रॉब्लम होएगी एग्जाम में। जो निकाले थे वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। कितना था पुराना? अभी 25 और ऐड किए उसमें 75। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमको ये 625 यूज करना है। तो ये 625 में मेरा भी है और सब्सिडरी का भी मेरा वाला प्रॉफिट है, दोनों है इसके अंदर। तो इस 625 में हम कौन सा प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हो जाएगा 600। सो टोटल इज 1225। और अगर हम 1000 लेके चलेंगे तो सब्सिडरी जो 225, इसमें तो मेरा करंट ईयर भी आ गया, लास्ट ईयर भी आ गया। तो सब्सिडरी जो 250 में मेरे लिए कमाया 225 वो ऐड कर देंगे, आ गया 1225। बोलो हाँ। ये अपने वर्किंग में देख लो। ठीक है, एकदम ठीक है। अब आप बैलेंस शीट जोड़ना स्टार्ट करो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 800 प्लस 450, फुली कॉन्फिडेंट 1250। चेक कर लो वहां सॉल्यूशन सीट में। गुडविल सीधा कॉपी कर लो। करेंट असेट, अच्छा इन्वेस्टमेंट तो आएगा नहीं, उसी की जगह तो असेट लायबिलिटी आ गया। करेंट असेट 1300, पैच करा के टोटल चेक करा लो। के बाद शेयर कैपिटल किसका लेना है? होल्डिंग का। रिजर्व सरप्लस निकाला हुआ है 1225, निकाला हुआ तो वर्किंग नोट में। एनसीआई निकाला हुआ है ना, वर्किंग किया हुआ है। नॉन करेंट लायबिलिटी लाइन बाय लाइन एडिशन करके लाओ। 800, करेंट लायबिलिटी 280, बैलेंस शीट